बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ सिटी लाइव देख रहे हो। मैं खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के लिए करारदाद पेश हुई थी और फिर 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया था। लेकिन उस वक्त जो पाकिस्तान वजूद में आया था उसकी कोई चीज भी हमें इस पाकिस्तान में सिवाय फार्म 47 के 47 वाली कोई बात नजर नहीं आती। सिर्फ 47 फार्म ही नजर आता है, बाकी कोई चीज नजर नहीं आती। न जमहूरियत, न इंसानियत को, न कोई, यानी कि कोई चीज। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, वाहिद मुल्क था जो इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन मुझे इसमें इस्लामी भी कोई चीज नजर नहीं आती। ठीक है, पाकिस्तान में मुसलमान है, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जो हमारा कानून या आइन या जो कुछ भी है उसमें हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो कि हमारे आइन में या मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जिस हिसाब से बना था कोई चीज भी नजर नहीं। और इस वक्त तो आती ही नहीं, सिवाय 47 जब आजाद हुआ था 1947 में, वो चीज अभी के जो फार्म 47 है ये नजर आ रही है, लेकिन आजादी का कोई, यानी कि इतना सा कुछ भी नजर नहीं आता। ना कोई आम लोग आजाद है, ना सियासतदान आजाद है, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट आजाद है, ना हमारा कोई अदारा आजाद है, यानी कि बिल्कुल ही कोई आजादी नहीं। हर आदमी किसी और का पाबंद है। आजादी तो बड़ी दूर की बात है ना, हमारे अदारों में कोई आजाद नहीं है। हम समझते हैं वो ताकतवर है, लेकिन उनके पीछे भी कुछ और ताकतें हैं जो उनको कंट्रोल करती हैं। तो कहने का ये मकसद है कि फिर भी पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का आज जो यौम आजादी का दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को असली में आजादी दे, चाहे वो दूसरी दुनिया से हो या हमारे ताकतवरों से हो, या फिर हर चीज की आजादी होनी चाहिए सिवाय गलत कामों की। बाकी हर चीज में पाकिस्तान को आजाद होना चाहिए, अपने फैसले करने में, अपनी खारजा पॉलिसी करने में। इसके अलावा यानी कि अवाम को इंसानी हकूक में बातचीत करने में, हर चीज में आजादी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात तो यहां तक आ गई। इसके बाद थोड़ा सा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि आजकल बहुत यानी कि कंफ्यूजन चल रहा है, बयानात में कुछ कंफ्यूजन है। लेकिन एक इस्तीफा जो नामंजूर हुआ है वो अमाद अजहर का है। अमाद अजहर के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया और उसको कहा कि आप जिस जगह है, जिस पोजीशन में है, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप यहीं रहे, आपका इस्तीफा हम मंजूर नहीं कर रहे। और यही बात बैरिस्टर गौर ने भी कही है कि इमरान खान से मुलाकात करने के बाद इमरान खान का भी यही फैसला है कि अमाद अजहर अपनी सीट पर रहें, अपनी पोजीशन में रहें, उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारी पार्टी का कीमती सरमाया है। दूसरी साइड में कुछ बहुत सी बातें हो रही हैं। एक तो जो कमीशन बना है, यानी कि नहीं कमीशन नहीं सॉरी जो बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक बहुत अहम केस परसों 25 तारीख को सुना जाएगा, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में यानी कि समाअत होगी। लेकिन इसमें अभी से ही कुछ कंफ्यूजन नजर आ रही है। एक तो यह कि इसमें कोई सीनियर जज नहीं है, दूसरा यह कि यह बेंच 6 रुकनी है, यानी कि 5 रुकनी बेंच का पहला फैसला था, अब 6 रुकनी बेंच। तो कम से कम 7 या 8 या 9 रुकनी बेंच होता तो फिर इसका कोई असर भी होता। फिर दूसरा यह है कि आप देखें कि सारे जूनियर जज इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, कोई सीनियर जज नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस ने भी खुद को किनारे पर कर लिया है। यानी कि वो ऐसी चीजों में पता नहीं क्यों नहीं आते कि जो फौज के नाम पर बात आती है तो वो भाग जाते हैं। अभी इसका कोई वो नहीं, लेकिन उनको चाहिए फौज भी हमारी है, अदारा भी हमारा है, अगर आप कोई फैसला करेंगे तो वो भी इसको मंजूर करेंगे। आप क्यों नहीं ऐसी चीजों में हाथ डालते? आप पाकिस्तान के चीफ हो और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ हो, आप बुज़दिलों की तरह ऐसी चीजों में भाग क्यों जाते हैं? तो आपने खुद को भी किनारे पर कर लिया और दूसरे 2-3 सीनियर जज जो है उनको भी किनारे पे लगवा दिया। आप जूनियर जज क्या फैसला करेंगे? अगर वो फैसला भी करेंगे तो प्रेशर में करेंगे। तो इस तरह का जो फैसला है, अभी से ही कुछ रफड़ा बना हुआ है, हो सकता है ये बेंच भी टूट जाए, क्योंकि इन जूनियर जजों को मान कोई नहीं रहा है पाकिस्तान में। और खास करके तहरीक इंसाफ चाहती है कि इसमें सीनियर जज, क्योंकि पीछे जब उमर अताला बंदयाल का दौर था तो कोई भी बेंच बनता था तो नून लीग और उसके पिट्ठू साफी आसमान सर पर उठा लेते थे कि सीनियर जजों को आपने बाहर बैठा दिया, और काजी फाइज ईसा का बहुत ज्यादा रोला करते थे, उसको क्यों नहीं बिठाया, वो सीनियर है। तो अब कोई नहीं बोल रहा है। तो चलो, ये बातें तो यहाँ तक आकर रुक जाती हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा थोड़ी सी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के ऊपर, नून लीग के 4 बहुत अहम रहनुमा हैं जिनको वाज़ा तौर पर एक बात कर दी गई है कि आप इलेक्शन लड़ें, अगर आप हार भी गए तो हमारे पास फार्म 47 पड़े हुए हैं, आपको हारने नहीं देंगे। लेकिन अब ये नहीं हो सकता, मैं ये क्लियर नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या सोचकर इनकार किया है। या तो एक शिकस्त का डर है, या फिर इस हुकूमत के पीछे जो कुछ फार्म 47 लगा हुआ है उसका डर है, या फिर उनमें कुछ गैरत जाग गई है।
ये चीजें हो सकती है, क्योंकि देखिए अवाम का वो पहली दफा भी इन चारों को शिकस्त हुई थी, यानी कि ख्वाजा साद रफीक और राना मशऊद, इसके बाद राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ। तो हो सकता है कि ये लोग कुछ यानी कि सोच रहे हो कि पहली दफा हम हार गए थे, अगर उस टाइम फार्म 47 पे हमें जिताना होता तो जिता देते, लेकिन अब अगर जीत भी जाए तो इसका फायदा कोई नहीं, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। अगर जीत गए तो बेहतर यह है कि हम न लड़े। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत का कोई पता नहीं। वजह यह है कि इसमें तकरीबन 100-102 आदमी जो है फार्म 47 वाले हैं, पासा किसी टाइम भी पलट सकता है। तो बेहतर यह है कि इस हुकूमत में आने से बेहतर है कि हम बाहर ही रहें, आगे तो हमारी सियासत बची रहेगी। नंबर 3, क्यों कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने हमें जिताना होता तो पहले जिता देते, अब अगर जिताएंगे तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। ये चीजें सोचकर उन्होंने इनकार किया है अभी तक। आगे का देखे क्या होता है, लेकिन अगर वो लड़ते तो उनको जितवा दिया जाता। इस दफा तो फार्म 45 भी उनको दिया जाता, क्योंकि अब तो उनको जाहिर हो गया है कि ज्यादा मसला फार्म 45 का है। तो इस दफा तो यानी कि पोलिंग स्टेशनों से ही उनके हक में रिजल्ट चेंज हो जाते। लेकिन फिर भी उनको पता है कि अब आवाम समझ चुकी है कि अगर हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे भी तो लोग नहीं मानेंगे, लोग कहेंगे कि हमें जितवाया गया है। यही सोचकर शायद उन्होंने इनकार किया है। और ये अच्छी बात है कि वो अगर इस तरह की चीजों पर नहीं एतबार करते तो ये अच्छी बात है, उनकी सियासत बाकी रहेगी। तो ये एक यानी कि अच्छा फैसला है उनका। अगर वो लड़ते हैं इलेक्शन, फिर तो आपको पता है कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो ये कभी नहीं होगा कि अवाम उनको मान जाए, क्योंकि अब फार्म 45 को भी अवाम नहीं मानेगी कि फार्म 45 भी इनका इसी तरह से लाया गया है। तो ये चीजें हो रही है पाकिस्तान में। डोनाल्ड लू वाले मसले पर बात करता हूं कि खास और अहम तरीन गवाह गायब है। अहम तरीन गवाह यानी कि उस वक्त के सफीर असद मजीद और जो सेक्रेटरी खारजा है और खास करके साइफर केस में जो गवाह है उनमें अहमद खान, ये तीनों गायब है। ये स्क्रीन से बिल्कुल गायब है। हालांकि जो डोनाल्ड लू ने जो कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तो सारी बात असद मजीद पर आ गई है और मिलिट्री ताशी पर। लेकिन उनको आकर वजाहत करनी चाहिए, या तो वो फिर कहें कि हमने गलती से गलत कर दिया या हम गलत है, ऐसा कोई बयान उसने नहीं दिया था, और या फिर आके उसकी बात को रिजेक्ट करें। लेकिन दोनों सूरतों में, एक सूरत में तो ये अगर कह देते हैं कि डोनाल्ड लू का बयान ठीक है, फिर अमेरिकी प्रेशर तो इनके ऊपर आएगा कि डोनाल्ड लू ने कहा था, हमने वही चीज पाकिस्तान भेजी है, तो अमेरिकी प्रेशर तो आएगा। लेकिन पाकिस्तानियों की नजरों में ये हीरो बन जाएंगे। अगर ये कह देते हैं कि डोनाल्ड लू ने जो नहीं कहा था हमने नहीं किया, तो ये फंसते हैं। आर्टिकल 6 भी लगता है। फिर इनको बताना पड़ेगा कि ये किसके प्रेशर में आकर इन्होंने ये लेटर लिखा था, यानी कि बाजवा ने लिखवाया था या किसी और ताकतवर ने लिखवाया था या फिर किसी और के कहने पर ये इस्तेमाल हुए। लेकिन ये सिर्फ 2 आदमी तो नहीं है ना, इनके पीछे और लोग भी थे, और खास करके 2 आदमी तो मैन है, जिस तरह उस वक्त के सफीर और मिलिट्री ताशी, ये तो मैन है। और इसीलिए इनको गायब कर दिया गया है। डोनाल्ड लू की वो जो पेशी हुई है सेनेट में, उसके बाद से बिल्कुल स्क्रीन से ये गायब है। और गुआन भी गायब है, यानी कि अहमद खान भी गायब है और वजारत खारजा के जो सेक्रेटरी खारजा है वो भी गायब है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हार तो वो पहले चुके हैं, लेकिन इस चीज में भी साइफर केस पर भी वो केस खत्म हो चुका है, अगर समझ जाए तो। दोस्तों पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, आपने भी सोचना है कि पाकिस्तान को किस तरह आगे लेकर जाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप फसाद करो या इस तरह करो, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो आज जलसा करना था वो कैंसिल किया। अब 30 मार्च को होगा जलसा, लेकिन उसके बाद के जलसों का जो शेड्यूल है वो इस तरह दे रहे हैं कि धीरे धीरे, या तो ये अवाम में जाना नहीं चाहते, या फिर ये तहरीक इंसाफ को मजबूत नहीं करना चाहते, या फिर ये बयानियां आगे बढ़ाना नहीं चाहते। मैं तहरीक इंसाफ के लीडरान की बात कर रहा हूं जो इस वक्त है, क्योंकि खान ने जो कुछ किया था, आप देखोगे 2-3 महीनों में जितने जलसे खान ने किए, जितनी मीटिंगें खान ने की, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खान ने की, ये सोच भी नहीं सकते। चाहिए तो इनके एक जलसा करें, 10-15 दिन बाद दूसरा जलसा रखें और हर शहर में करें। अवाम इनको बगैर खर्चे के आएगी। अवाम को कुछ नहीं चाहिए। ये वो अवाम नहीं है कि जो बिरयानी के डब्बों पे या 500 पे या दूसरी चीजों के लालच में है। ये वो अवाम है कि जो बगैर किसी वजह आती है, और ये इमरान खान के लिए आती है। इसमें किसी लीडर को खुश होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी इस वक्त चाहते हैं इमरान खान बाहर हो, इसलिए वो आएंगे। आप जलसे रख कर तो देखो। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।